प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं आज क्लास 9th यानी कक्षा 9 की गणित में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी क्लास 9th में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसको आप इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हो। तो कुछ किताबों में वास्तविक संख्या लिखा है, कुछ किताबों में संख्या पद्धति लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ता, चीज़ें वही हैं, कंटेंट वही रहेंगे, बातें वही होंगी। तो वास्तविक संख्या चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे सभी, चूँकि मेरा पहला वीडियो है 9th क्लास के छात्रों के लिए, आप सभी से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि 9th क्लास में अगर आपने चीज़ों का मतलब सभी विषयों पर अच्छे से मेहनत ना की, ख़ास तौर से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी वगैरह पर, तो यही हमारे हाई स्कूल यानी 10th क्लास का आधार होता है। अगर आपने इसको मजाक में हल्के में ले लिया तो आपको 10th क्लास में भारी भरकम हर्जाना चुकाना पड़ेगा, मतलब मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, और फिर भी आप उतनी अच्छी से चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी बिल्कुल सही समय है 9th क्लास में अगर आप स्टार्ट कर दिए वास्तव में पढ़ना, तो आपको बहुत ख़ास दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए सिलेबस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, चीज़ों को केवल अच्छे से मन से पढ़ना है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपको 9th क्लास तो फ़ायदेमंद देगा ही, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली अच्छे से। और जब रोज़ काम करेंगे तो कम काम करना पड़ेगा, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए मैं 9th क्लास का पहला वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जो बना रहा हूँ स्पेशली, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो 9th क्लास के इन विषयों पर, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, जो कि काफ़ी मतलब अलग माने जाते हैं, काफ़ी मेहनत वाले माने जाते हैं, तो वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से केवल उनको ध्यान से समझें तो आइए मुद्दे पर बात करना शुरू कर देते हैं। वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर गणित का। आज तक जितनी भी संख्याओं के बारे में आपने देखा, समझा, सुना, लिखा, पढ़ा, सब वास्तविक ही थी। वास्तव में संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक का कोई रोल नहीं है हमारे अध्ययन में, इसलिए अभी हाई स्कूल तक हम काल्पनिक संख्या के बारे में कोई अध्ययन नहीं करते। तो वास्तविक संख्या पर इसलिए हमें गहन अध्ययन करना है। अब बात है वास्तविक संख्या क्या है, तो अगर आपको ध्यान हो या समझ हो तो ध्यान दीजिएगा। वास्तव में जो संख्याएं हम लिखते पढ़ते हैं वो केवल दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और बीच में आपको स्पेशली समझाना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों, हिंदी वर्ड जो होता है उसका इंग्लिश वर्जन बहुत टफ नहीं होता है, इसलिए आप उसको भी ज़रूर देखें। अच्छी किताबों में इंग्लिश वर्जन ही मिलते हैं। तो हम कहते हैं मिले या ना मिले, लेकिन इंग्लिश वर्ड पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। ऐसे ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, केवल दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। रेशनल परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कह रहे हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कह रहे हैं। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वास्तविक संख्या। यानी अगर परिभाषा लिखने की बात हुई वास्तविक संख्या की, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ लिखूंगा नहीं, मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन समझा देंगे अच्छे से और आप उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या मुख्य रूप से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। संग्रह को आप कलेक्शन भी कहते हो या कॉम्बिनेशन भी कहते हो। तो ये पहला समूह, ये दूसरा समूह, इन दोनों समूहों को अगर हम मिला दें तो वही हमारी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक बात थी, मुख्य बात थी कि वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिलन है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी अगर हमारे सामने कोई संख्या लिखी होगी तो वो दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो वो परिमेय होगी और या तो वो अपरिमेय होगी। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। इसलिए अब हम लोग
इन दोनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। तो परमेय संख्या पर चर्चा करेंगे डिटेल में और फिर अपरिमेय संख्या पर डिटेल में अलग चर्चा करेंगे। तो ये आप चाहे तो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसको आप भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा मैंने यहाँ क्लियर की कि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को या कलेक्शन को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्या केवल दो ही प्रकार की वास्तविक होती है, परमेय और अपरिमेय। इसके अलावा कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है, ठीक है जी छात्रों। तो देखिए परमेय संख्या पर हम लोग अध्ययन करने डिटेल में चल रहे थे। तो परमेय संख्या की परिभाषा यानी परमेय संख्या क्या है, इसको तो हमने 8th क्लास 7th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट किया, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करूँगा। ध्यान दीजिए, इंग्लिश वर्जन भी साथ में लेकर चलिए ताकि अच्छा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं। परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, तो वे संख्याएँ जो a/b के रूप में होती हैं परमेय संख्याएँ कही जाती हैं। राइटिंग अगर समझ में ना आए तो हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो वे संख्याएं जो a/b के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कही जाती हैं, लेकिन दो शर्तें हैं, दोनों पर विशेष ध्यान। जहां a व b, ये व लिखा हुआ है, a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक में अगर कन्फ्यूजन है तो ज़रा ये आ जाइए नीचे लाइन नंबर पर। ये देखिए 1 2 3 धनात्मक दिशा में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो शर्त क्या है कि जो a और b है, यानी यहाँ पर देखिए ये अंश बटा हर का रूप है, तो a और b दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि b यानी हमारे हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ सकता है कि जीरो भी तो पूर्णांक है। जीरो भले पूर्णांक है, लेकिन अगर कभी भी जीरो नीचे होगा तो ऊपर किसी संख्या के होने पर और नीचे जीरो के होने पर उसका मान अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अनंत जिसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इन्फिनिटी ये। और ये हमारी कोई भी संख्या नहीं, जब ये वास्तविक संख्या नहीं है तो परमेय कहाँ से हो जाएगी, क्योंकि परमेय संख्या क्या है, वास्तविक का पहला प्रकार है। तो जो चीज़ इंडिया में नहीं होगा वो यूपी में कहाँ से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो परमेय संख्या जो वास्तविक संख्या का पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था। तो परमेय संख्या आपको क्लियर हुई होगी, वे संख्याएं जो a/b के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कही जाती हैं। लेकिन उस रूप में दो बातें हैं, पहला a और b का परिचय। तो a और b का परिचय क्या है, पूर्णांक है। अब चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक यही होते हैं 1 2 3। देखिए इसमें दशमलव का भाग नहीं होता है, 1.2 भी यहाँ पर होगा, लेकिन 1.2 पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है ना। और b का मान शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने ये कुछ संख्याएं लिख दी हैं, देखिए 3/4 -5/2 2 और -6 तमाम संख्याएं होती हैं जो आप लिख सकते हो। ये सारी संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं। तो अभी मैंने केवल परिभाषा बताई है, पर देखिए परिभाषा वगैरह सब कुछ किताब में लिखा है, केवल हमें समझ लेना है। एक बार समझ गए, समझने के बाद हम लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, लेकिन लिखा तो किताबों में भी है, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। वे संख्याएं जो किस रूप में होती हैं, जो a/b के रूप में। यहाँ ध्यान दो, a और b क्या हैं, हमारे वेरिएबल हैं, मतलब कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अक्षर हैं। इनकी जगह पर p/q भी इस्तेमाल कर सकते हो, m/n भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो तो केवल चर हैं हमारे। अब ये तो नहीं कह सकते कि 5/6 ही केवल परमेय होगा। a और b इसलिए लिखा गया क्योंकि कोई भी हो सकता है, और जो जिसका मान कुछ भी होता है उसे हम चर कहते हैं। तो चर के लिए अक्षरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने a/b लिखा है, ठीक है ना। तो ये परमेय क्लियर हो गया। अब परमेय संख्या की भी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। वो छोटी क्लास से आप पढ़ते आए हैं और उन पर एक विशेष चर्चा भी करनी है। तो ये मैं इसको रफ करके और आगे बढ़ता हूँ। परमेय संख्या हमारी क्लियर हो चुकी है। एक बार फिर से, वे संख्याएं जो a/b के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कही जाती हैं, जहाँ a और b हमारा पूर्णांक होता है और b मीन्स डिनोमिनेटर, यानी हर हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्णांक क्या है ये मैंने थोड़ा सा लिख करके दिखाया है। और अब परमेय संख्या किन किन समूहों का कलेक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो 6th क्लास में हमने सबसे पहले स्टार्ट पढ़ना किया था प्राकृतिक संख्या।
जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हो। देखिए चीज़ें सब जानते हैं, लेकिन जब परिभाषा की बात आती है कि इसको डिफ़ाइन करिए, उसको बताइए क्या होता है, तो कुछ बच्चों में समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए वो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। नेचुरल नंबर अंग्रेजी वर्जन भी देखते रहेंगे, बार बार कह रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नाम से क्लियर है, जो प्रकृति में है। तो एक्चुअल में इसकी परिभाषा यही थी कि गिनने वाली संख्याओं, गिनने वाली संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, गिनने वाली संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये बात एकदम क्लियर होने जानी चाहिए, यानी इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। इनको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग माने जनवे कर रहे हैं, गिनना, तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम, राइटिंग पर हमारे ध्यान न दीजिएगा, काउंटिंग नंबर्स को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप जब अपनी कक्षा में होते हैं और प्रधानाचार्य कहते हैं कि बच्चों की संख्या गिनिए, तो आप स्टार्टिंग 1 से करते हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। तो पता चला काउंटिंग की, और बताया आपने कि सर जो है 15 बच्चे आ जाए हैं। तो इस मेरा कहना यह है कि काउंटिंग आप 0 से तो करते नहीं हो। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, कोई भी चीज़ आपके सामने समूह में अगर रखी हो और किसी ने कहा काउंट करिए, तो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे। आपसे कहा गया अपने बैग में किताबों को काउंट करिए कितनी किताबें हैं, तो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे। आपसे कहा गया आप जरा अपने जेब में सिक्कों की संख्या स्टार्ट करिए, 1 से करेंगे ना। आपने टिफ़िन में रोटियों की संख्या काउंट करिए, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो कुल मिला के जब वस्तुओं को हम गिनते हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे वो निर्जीव हों, तो शुरुआत 1 से होती है। एक और अहम बात, आप 1 के बाद 1.2 नहीं बोलते, आप 1 के बाद 1.5 नहीं बोलते, 1 के बाद सीधा 2 पर आते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव का भाग नहीं होता है और ना ही ऋणात्मक भाग होता है। अब इन सब बातों को हम चाहें तो यहाँ विशेषता करके लिख दें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप केवल बातों को ध्यान दीजिएगा। विशेषता इसमें क्या है कि ऋणात्मक नहीं होता, नंबर 1 विशेषता। नंबर 2 विशेषता क्या है, दशमलव का भाग नहीं होता। नंबर तीसरी विशेषता क्या है कि सबसे छोटी संख्या कहाँ से है, 1 से है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। ये कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, ये हमारा आंसर होगा। और अगर कोई कहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप क्या बताएंगे, तो इसका जवाब होगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। कुछ लड़के जवाब दे देते हैं अनंत। ध्यान दीजिएगा, सबकी बातें नहीं हो रही हैं, कुछ बच्चे। तो मैंने पहले ही बताया कि ये अनंत जो होता है, ये कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है। जब ये वास्तविक नहीं है, तो हमारे इस प्राकृतिक में भला कहाँ से आ जाएगा। समझ रहे हैं, हम ये सब जो चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या, ये सब किसके अंडर में है, ये सब अभी परमेय संख्या के अंडर में चल रहा है। तो परमेय संख्या का ही एक पार्ट ये भी है कि प्राकृतिक संख्या जो कि शुरू से हम पढ़ते हैं, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को तय नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। कुछ लड़के अनंत को समझते हैं सबसे बड़ी संख्या होती है। वास्तव में अनंत कोई वास्तविक संख्या ही नहीं है। संख्या का मतलब जिसकी वैल्यू, जिसका मान कुछ ना कुछ होता हो, जिसका मान ही ना पता हो, वह क्या है, वह संख्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटी सी बात है मगर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, पैदा करता है। तो उम्मीद है प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तय नहीं कर सकते। जैसे ही नाम आता है प्राकृतिक संख्या, जैसे ही नाम आता है नेचुरल नंबर, मन में तुरंत आ जाता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, 0 से नहीं होती। एक चीज़ और छूट रही थी, वो यही बता दें आपको कि इस समूह को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहीं कैपिटल N लिखा हुआ मिलेगा तो कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। कहीं कैपिटल N लिखा हुआ मिल गया, देखिए ये सेट है,
हम गणित में सेट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल लेटर समझते हैं, बड़ा अक्षर। तो कैपिटल एन कहीं अगर लिखा हुआ मिल गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या पढ़ेंगे इसको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैपिटल एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको अच्छे से कैसे लिखा जाएगा, यहीं पर देख लीजिए, ये जो 1 2 3 4 लिखा गया है, इसको ऐसे ना लिख करके अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप लिख देंगे कैपिटल एन इज इक्वल टू, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये देखिए, तो ये मझले ब्रैकेट के अंदर में जब हम कॉमा लगा कर लिखते हैं तो इसको हम समुच्चय कहते हैं, अंग्रेजी में सेट कहते हैं। और उस सेट का नाम किसी बड़े अक्षर से रखा जाता है, जैसे हमारा और आपका जनरली नेम होता है। तो यहाँ पर नाम क्या है? कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। जब समुच्चय लिखते हैं तो 2 मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं, उन्हीं के बीच में सदस्यों को लिखते हैं। जैसे मैं कह देता कि 8th क्लास का समुच्चय बनाइए, तो 2 मंजिला ब्रैकेट लगा के सबसे पहला नाम रोल नंबर 1 का, फिर दूसरा नाम रोल नंबर 2 का, कामा लगाते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटी चीज़ है मगर समझना ज़रूरी है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद किसका नंबर आता है? पूर्ण संख्या का नंबर आता है। तो अब मैं उस पर चर्चा करूँगा आपसे। हाँ भाई, तो पूर्ण संख्या पर चर्चा करनी है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्ण का अंग्रेजी वर्जन क्या होता है? होल नंबर। तो आप संख्या को नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर। हुआ क्या था कि जब कैपिटल एन यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख रहे थे तो 1 2 3 4 इसमें कमी रह गई थी। किसकी? शून्य की। तो शून्य की कमी को पूरा करने के लिए इस परिवार में, ध्यान दीजिएगा, सेट को हम अपनी भाषा में फैमिली या परिवार भी कह सकते हैं। एक परिवार है, इस परिवार का पहला सदस्य कौन है? 1, दूसरा सदस्य कौन है? 2, तीसरा सदस्य, समझ रहे ना? अब जब इस परिवार में एक सदस्य 0 भी मिला दिया गया, 0 को जब मैंने इस परिवार में मिला दिया तो उसे क्या कहा गया? पूर्ण संख्या। यानी कोई कहे पूर्ण संख्या की परिभाषा बताइए, तो होल नंबर की परिभाषा, तो होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। यानी नेचुरल नंबर जो था उसी में हमने 0 को मिला दिया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? देखिए, कॉम्बिनेशन मतलब संग्रह, मिलन, मिला हुआ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड, ध्यान दीजिएगा, 0। तो ध्यान दो, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल नंबर का और 0 का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं और 0 का संग्रह है, कलेक्शन है। कलेक्शन कितने चीज़ों का? 2 चीज़ों का, एक परिवार और एक हमारा 0। वो परिवार कौन है? प्राकृतिक संख्या। तो यानी अगर अब हम ध्यान दीजिएगा, होल नंबर का पहला लेटर क्या है? W है। यानी होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। यानी अगर हम W लिखना शुरू करें, होल नंबर्स के परिवार को लिखना शुरू करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 इस तरीके से। ये देखिए, तो इसके परिवार में केवल एक सदस्य का फर्क है, 0 का। अच्छा, चूंकि 0 इस परिवार में मिल गया तो ये परिवार बड़ा हो गया। अब यहीं पर तमाम ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य तमाम विशेषताएं होती। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि उस परिवार का मिलन है यहाँ पर। लेकिन कोई कह दे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 को देखिए, ये पूर्ण है मगर ये नेचुरल नहीं है। हम बातों को अगर ध्यान से सुनकर समझ ले गए, प्रश्न का सुनना ही तो मेन है। प्रश्न को सुनते नहीं और हड़बड़ी में जवाब दे दिया। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, केवल ये 0 ही हमारा जो है इस नियम को फेल कर देता है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ गए ना? ये छोटी सी बात। अब यहाँ पर भी वही छोटा सा क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? नहीं बता सकते। किसको बड़ा कहोगे? जिसको बड़ा कहोगे मैं कहूँगा उसमें एक जोड़ दो, तो उससे भी बड़ा कोई पैदा हो गया। मान लो आपने कहा ये है सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, तो हम कहेंगे भैया इसमें एक जोड़ दो, तो जो परिणाम आएगा वो तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को
तय नहीं किया जा सकता। बहुत ही आराम से हमें लगता है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तब ये सब बातें आपके हमारे लिए सार्थक होंगी। आपको बातें समझ में आनी चाहिए। तो अभी मैंने केवल 2 बातें बताई हैं आपको, क्या क्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब इसके बाद क्या नंबर आता है, इसके बाद आता है आपका पूर्णांक, इंटीजर। तो पूर्णांक पर अब हम चर्चा करने चल रहे हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर। कैपिटल डब्ल्यू जो है वो पूर्ण संख्या के समुच्चय को प्रदर्शित करता है और इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं, पूर्णांक पर। तो हम लोगों को पूर्णांक पर चर्चा करनी है। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। जाहिर सी बात है, पूर्णांक का जो परिवार होगा उसका प्रदर्शन किस अक्षर से होगा, आई से होगा। अगर कहीं कैपिटल आई लिखा हुआ है मीन्स वो पूर्णांक के परिवार को, पूर्णांक के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो आइए देखते हैं पूर्णांक क्या है। अभी हमने नेचुरल नंबर क्लियर किया, अभी हमने होल नंबर क्लियर किया। तो होल नंबर का जो परिवार था वो मैं ज़रा संख्या रेखा पर दिखाना चाहूँगा आपको। होल नंबर का परिवार क्या था, 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 और ये सिलसिला ऐसे बढ़ता जाएगा। ये होल नंबर का परिवार है, पूर्ण संख्या का परिवार है। अगर हम पूर्ण संख्या के जो परिवार हैं उनमें माइनस चिन्ह लगाते चले जाएं तो 1 का निगेटिव क्या होगा, 1 का निगेटिव -1 होगा। 2 का निगेटिव क्या होगा, -2 होगा। 3 का निगेटिव क्या होगा, -3 होगा। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा। यानी ये ध्यान दीजिए, ये जो परिवार है ये है कौन, ये है होल नंबर। और ये जो हमने लिखा ये क्या है, ये है उनके ऋणात्मक मान, यानी कह सकते हैं देयर निगेटिव्स, देयर निगेटिव्स। किसके निगेटिव्स, डब्लू के, होल नंबर के। यानी पूर्णांक की परिभाषा क्या बनी कि पूर्णांक भी 2 परिवारों का संग्रह है, एक तो होल नंबर और दूसरा उनके ऋणात्मक मानों का। तो होल 0 का ऋणात्मक तो होता नहीं, 0 न्यूट्रल होता है, ना 0 ना प्लस में ना माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक हमारा क्लियर हुआ। ये जो संख्याएं दिख रही हैं यही हमारे पूर्णांक को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी पूर्णांक की परिभाषा क्या बनी कि पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक मानों के संग्रह को या कलेक्शन को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और चिन्हों के आधार पर ये 2 टाइप के हो गए। ये जो 0 के दाहिने तरफ का पोर्शन है ये हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, और ये जो 0 के इधर तरफ है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 पूर्णांक बन गए चिन्हों के आधार पर। अगर हम कहें आई प्लस लिखिए तो आई प्लस क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम कहें आपसे आई माइनस लिखिए, आई माने इंटीजर यानी पूर्णांक, तो अब देखिए -1 -2 -3 ये हो गया। अब छोटी सी बात, आप ये भी जानते होंगे कि इधर को बढ़ते हैं तो मान बढ़ता जाता है, लेकिन जब इधर को बढ़ते हैं तो मान घटता जाता है। यानी 0 का जो जस्ट पड़ोसी है वो कौन है, वही सबसे बड़ा। अगर ऋणात्मक वालों में बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होता है, -1। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरी बातों को सुन रहे हैं आप। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन होता है, -1 होता है। समझ गए ना। और फिर वही बात है, अब ये छोटा होता जा रहा है तो छोटा होता जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ये सबसे छोटा पूर्णांक होता है तो 0 के पड़ोस में ही सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों चीज़ें हैं। जस्ट बगल में सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है लेकिन, और वो धनात्मक है। तो मुझे लगता है पूर्णांक भी आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपसे, अच्छा एक चीज़ और है, इस पूर्णांक में अगर ध्यान दें तो इसमें तीनों परिवार समाहित हो गए। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका निगेटिव भी आ गया। तो पूर्णांक सबसे बड़ा परिवार हो गया। नेचुरल वाले से कौन बना, नेचुरल वाले से बना होल नंबर, और होल नंबर से कौन बना, आई बना। इसमें 0 को मिला दिया तो होल नंबर बन गया, होल नंबर में उनके ऋणात्मक वालों को मिला दिया तो आई बन गया। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी
अब हम समझ गए होंगे कि हमने जो परिमेय संख्या को पढ़ा, इंटीजर यानी पूर्णांक क्लियर हो गया ना, इंटीजर तो क्लियर हो गया, तो वहाँ पर पूर्णांक का जिक्र हुआ था परिभाषा में, इसलिए वहाँ समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? बिल्कुल हैं, यही तो हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सभी पूर्णांक होल नंबर हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परिवार बढ़ता गया, इससे बड़ा परिवार इसका और इससे बड़ा परिवार। अब जो ऋणात्मक लोग हैं वो होल नंबर में नहीं हैं, वो तो हमारे इंटीजर्स में है केवल, ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल बहुत बारीक होते हैं, उनको समझ कर जवाब देना होता है। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और फिर से एक बार परिमेय का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए छात्रों, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, जो कि दो प्रकार की होती है, दो परिवारों का मिलन है, दो परिवारों का संग्रह है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय की परिभाषा तो मैंने बता दी थी कि वह संख्या जो भी a/b ये सब परिमेय है, यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हैं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, सारा पूर्णांक परिमेय है। क्योंकि ये जो संख्याएं दिख रही हैं, इसमें अगर जैसे प्राकृतिक संख्या का उदाहरण ले लें एक, तो 2, पूर्ण संख्या का उदाहरण ले लें एक, तो 0 और 4 हो गया, पूर्णांक का ले लें तो -3 हो गया और 7 हो गया। ये देखिए, ये हमने उदाहरण लिए हैं, ये पूर्णांक का उदाहरण है, ये आपका पूर्ण संख्या का उदाहरण है, और ये नेचुरल नंबर का। ये सब क्यों पूर्ण परिमेय है? क्योंकि आपने परिमेय में क्या देखा, a/b का रूप होना चाहिए। तो जब बटा कुछ ना हो तो वहाँ पर बटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी 2 का मतलब 2/1, 4 का मतलब 4/1, 7 का मतलब 7/1। तो ये जो परिवार हैं सारे प्राकृतिक संख्याएं परिमेय के ही, ये परिमेय का ही ब्रांच हुआ ना। तो परिमेय का ब्रांच इसलिए होगा क्योंकि ये सारे के सारे परिमेय हैं, ये सारे के सारे परिमेय हैं, और ये सारे के सारे परिमेय हैं। तो हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में चर्चा की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अपरिमेय पर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में केवल हम परिमेय पर डिटेल में आपसे चर्चा कर पाए हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन वास्तविक संख्या आपको क्लियर हुई होगी। परिमेय और अपरिमेय दो ही लोगों का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। और परिमेय जो है क्या होती है वो मैंने परिमेय संख्या को डिटेल में पहले ही बताया, और परिमेय के बाद ये तीनों चीज़ें पढ़ना भी जरूरी था। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और पूर्णांक क्या है। प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बनी और पूर्ण संख्या से पूर्णांक बना। ये पीछे आप डिटेल में चाहे बैक होकर के देख सकते हैं अच्छे से। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अपरिमेय पर चर्चा करेंगे। और फिर ये हमारा परिचय, ये हमारे पाठ का परिचय था, परिचय का भाग था, इंट्रोडक्टिव पार्ट था। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा तो आगे जो सवाल हैं वो ऑटोमेटिक लगने लगेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सहपाठियों में बांट दीजिएगा, ताकि वो भी इस चैप्टर का जो परिचय है वो समझ जाएं, और आगे के वीडियोस को भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।